नमस्कार पेरेंट्स। पेरेंट ट्यून के इस वर्कशॉप में मैं आप सभी पेरेंट्स का स्वागत करता हूं। इस वर्कशॉप को शुरू करने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो गए? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की सारी डिमांड सही है? और अगर बच्चे की डिमांड को पूरी करने से आप मना कर देते हैं, तो इसके बाद आपके बच्चे की प्रतिक्रिया क्या होती है? मुमकिन है इसका जवाब और बच्चे की डिमांड को लेकर आप सभी पेरेंट्स के अनुभव अलग-अलग हो सकते हैं। आज का जो ये हमारा वर्कशॉप है, उसका विषय है जब बच्चे की डिमांड बढ़ती जाए, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मेरे साथ बतौर एक्सपर्ट किरण तेवतिया, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है किरण, पेरेंट्यून की इस वर्कशॉप पे। धन्यवाद पंकज। जी, अब हम वर्कशॉप के को आगे बढ़ाते हैं और जो सबसे पहला प्रश्न आपसे हम जानना चाहेंगे, जिसका उत्तर जानना चाहेंगे कि बात-बात पर जो बच्चे डिमांड करते हैं, हर चीज़ों के लिए डिमांड करते हैं, तो ऐसे बच्चे को कैसे सुधारें? पेरेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? अम, पंकज, यहाँ पे आप सुधार की बात कर रहे हैं। आई थिंक मैं ये सोचती हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम जो भी बच्चे अपनी विश लिस्ट कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए लेकर माता पिता के पास आते हैं, तो अगर हमारा रवैया उसको नज़रअंदाज कर देने का या फिर अरे तुम हमेशा मांगते ही रहते हो ऐसा बोल के टरका देने का, अगर हमारा रवैया वैसा रहेगा तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की जो विशेज़ हैं या बच्चे की जो भी उसकी डिमांड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। केवल इतना है कि बच्चे को जो एक समझ आनी चाहिए, जो माता पिता के बीच में और बच्चे के बीच में जो एक बातचीत उन चीज़ों को लेकर हो सकती है, कनेक्शन हो सकता है, वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आप झुंझला जाएंगे बच्चे की डिमांड्स लेके। तो मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है पेरेंट्स को कि बच्चे को बहुत ध्यान से सुनिए। इस जल्दी में मत रहिए कि आपको जल्दी से बच्चे की मदद करनी है। कई बार बच्चों को ये पता भी होता है कि उन्हें ये मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप ये नोटिस करेंगे कि बच्चे ये भी चूज़ करते हैं कि मैं मम्मी के पास जाऊँ या पिताजी के पास जाऊँ या दादा के पास जाऊँ या किसके पास जाऊँ कि मेरी चांसेस बढ़ जाएंगे कि मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो बड़े इंटेलिजेंटली काम करते हैं। ध्यान से सुनिए, को सवाल कीजिए बच्चे से, अच्छा आपको क्यों लगता है ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। अपने रीजंस बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आप वो चीज़ बच्चे को नहीं देना चाहते हैं। कई बार ये भी होता है पंकज कि हम ये सोचते हैं कि बच्चे को हमें कन्विंस करना है, उसके मुझे चाहिए को मुझे अच्छा ठीक है आपने बोल दिया अब मैं इसको नहीं मांगूंगा, इसमें कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं होता है। आपने अपना चीज़ बताया कि आप इसे क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप एडल्ट हैं, आप बड़े हैं रिलेशनशिप में, तो आप ये स्टैंड ले सकते हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ या मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, मेरा ये रीज़न है। अगर आप अपने रीजंस बताएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल रीजन हो, चाहे वो आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है रीजन हो, चाहे वो इतना हो, कई बार आदतों का भी एक ख्वाहिश होता है कि मैं भी मम्मी की जैसे, पापा के जैसे, दादी की जैसे आराम से बिस्तर पे लेट के टीवी क्यों नहीं देख सकता हूँ, राइट। तो ऐसी भी विशेष को आप ये बोलते हुए भी कि क्योंकि आपकी उम्र के लिए ठीक नहीं है, जब आप उतने बड़े हो जाएंगे तो आप ये कर सकते हैं। सो कोई भी रीज़न हो, मना करने से पहले एक बार अपने मन में वो रीज़न ज़रूर ढूंढें कि आपका मना करने का रीज़न क्या है, और जितना सच्चाई हो सके, बिना ये सोचे कि मेरा बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या वो सोचेगा कि मेरी मम्मी मेरी इतना भी डिमांड पूरी नहीं कर सकती है, क्या वो अपना अपना हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा कि दूसरे बच्चे को मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें का दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखते हुए, बिना डरे हुए आप बच्चे की उम्र का अंदाज़ा, उम्र के हिसाब से उसको ज़रूर जवाब दें, लेकिन वैसा जवाब दें जो कि सच्चाई जिसमें सच्चाई होनी चाहिए। केवल ये बोलते हुए कि तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है, मैं अभी तुम्हें जब तुम बड़े होंगे तब दे देंगे, ये बोल के बच्चे को कोई समझ नहीं आती है। जो भी ऐसे मौके होते हैं जहाँ बच्चा आके आपसे डिमांड करता है, उन मौक़ों को एक कनेक्शन पॉइंट बनाए, एक डिस्कशन पॉइंट बनाए। ऐसा भी हो सकता है कई घरों में जहाँ बड़े बच्चे को वो अलाउड हो और छोटे बच्चे को अलाउड नहीं हो। सो
अपनी जो आपकी समझ है, जो आपकी इंटेलिजेंस है उन चीज़ों के डिसीजंस लेने के लिए, उस इंटेलिजेंस को बच्चे तक पहुंचना ज़रूरी है। इससे बच्चे को आगे चल के भी अपने डिसीजन सही लेने में मदद होती है। पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं, दोस्तों को देखा देखी मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, उसको हैंडल करने की भी बच्चे की काबिलियत बढ़ती है। तो मेरा पंकज इस सवाल में इस आपके इस सवाल का ये जवाब रहेगा। आई होप इससे पेरेंट्स को मदद मिलेगा। निश्चित रूप से आपने बहुत ही और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बताया कि अगर आपके बच्चे कुछ डिमांड करते हैं तो सिरे से आप उनको खारिज ना कर दें, बल्कि और बच्चे को अगर आपको समझाना ही है तो तार्किक ढंग से समझाएँ और सिर्फ़ सिरे से कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए ये गलत है, ऐसा ना करके बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और आपके जो उपाय हैं निश्चित रूप से पेरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और इसके साथ ही हम अब अ, नदिया जी हैं, नादिया राजेश जी हैं, सहारनपुर यूपी के सहारनपुर की रहने वाली नादिया जी। और इनका सवाल है कि नमस्ते मैम, मेरा 9 साल का बेटा बहुत ज़िद्दी हो गया है। घर पर 2 साल से होने की वजह से वो बिल्कुल शेड्यूल फ़ॉलो नहीं करना चाहता है। सारा दिन मोबाइल या कंप्यूटर पर गेम्स खेलता रहता है। उसकी पढ़ाई उसे पढ़ाई के नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगता है और उसके ज़िद के आगे हम हार जाते हैं। खाने में केवल नूडल्स, पास्ता जैसी चीज़ें ही खाना चाहता है। सब्जियाँ, दाल, सलाद उसे कुछ भी पसंद नहीं है। कृपया कुछ कारगर सुझाव में देने में मेरी मदद करें। नादिया जी राजेश जी का सवाल है सहारनपुर से। जी। अ, बहुत अच्छा सवाल है नादिया। मैं पूरी कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि जिस सिचुएशन में आप है, जिस परिस्थिति में आप है, बहुत सारे माता-पिता हैं जिनके 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल के बच्चे हैं जो ऐसी परेशानी से जूझ रहे होंगे। अभी आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। आपने इसमें मोबाइल मनोरंजन कवर किया है, आपने पढ़ाई कवर की है, आपने खाने की आदतें कवर की हैं। हाई लेवल पे मेरा ये सुझाव रहेगा कि हम इन सारी चीज़ों को अलग रखें तो बहुत अच्छा रहता है। कई बार हम बच्चे को ये बोलते हैं कि तुम्हें टीवी, मोबाइल कम देखना चाहिए क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करते हो या तुम्हें पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने गुस्सा करके बच्चे को से टीवी ले भी लिया, बंद कर दिया या मोबाइल ले भी लिया, तो भी हो सकता है कि बच्चा 9 साल का बच्चा है, बड़ा है, समझदार है, आपको समझता है, ये भी समझता है कि माता-पिता को किस चीज़ से थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो ऐसा भी हो सकता है और वो चैलेंज लेने में भी बहुत अच्छे होते हैं 9 साल के बच्चे। तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ये बोले ठीक है मैं पढ़ाई नहीं करूँगा या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो कहीं न कहीं आप हेल्पलेस फ़ील कर सकते हैं, हतोत्साहित फ़ील कर सकते हैं और बोलेंगे चलो ठीक है, 1 घंटे के लिए दे देते हैं, फिर तुम पढ़ने बैठना। तो नेगोशिएशन में आ जाते हैं। सो मेरा ये सुझाव रहेगा कि मोबाइल का टाइम का जो समझ है बच्चे को, वो एक अलग टॉपिक रखें। आजकल के ज़माने में डिजिटल लिटरेसी सोशल मीडिया लिटरेसी बहुत ज़रूरी हो गई है क्योंकि बच्चों का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। आजकल के ज़माने में कैसे बैलेंस करके डिवाइसेज़ को और स्टडीज़ को और फिज़िकल एक्सरसाइज़ को, सोशल लाइफ़ को कैसे बैलेंस करना है, ये एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। केवल ये बच्चों की ही बात नहीं है डिवाइसेज़ की, बड़े भी बहुत बहुत समय बिताते हैं डिवाइसेज़ में। 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल निकालेंगे, लेकिन कैसे वो 5 मिनट आधे घंटे में हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। सो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि एजुकेट करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अभी मोबाइल अगर मेरी समझ में मोबाइल का केवल रूटीन के हिसाब से और केवल ये सोचते हुए कि ये एक मनोरंजन की चीज़ है। अब अगर कोई मनोरंजन की चीज़ है नादिया, तो अगर बच्चा सुबह उठा है और उस समय ही मनोरंजन करने लग गया है, तो ये थोड़ा-सा समझ के परे है। तो आपको ये बच्चे को ये समझाते हुए कि आप अभी उठे हैं, तो अभी ये आपके काम हैं और ये काम करके फिर हम दोपहर को ये करके फिर जो भी टाइमिंग के हिसाब से होता है, शेड्यूल के हिसाब से होता है, वो ज़रूर रखें। उससे बच्चे को मदद हो सकती है। 9 साल का बच्चा है, थोड़ा-सा डेफ़िनिटली गुस्सा करेगा, लेकिन अभी भी आपका इन्फ्लुएंस अभी भी बच्चा आपको आपकी जो बातें हैं उनको समझने की काबिलियत रखता है, आपसे कनेक्शन उसका बंधा रहता है, राइट? एकेडमिक्स और मोबाइल कम करने का फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चे को सोचने का टाइम मिलता है, बाकी चीज़ें क्रिएटिव काम करने का समय मिलता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एकेडमिक्स करेगा। हुँ?
सो एकेडमिक्स का टॉपिक एक अलग रखे, देखे कहाँ बच्चे को तकलीफ आ रही है, पहले तो क्या बच्चे को फ्री टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कंसंट्रेशन करके बैठने का। बच्चा अभी अभी हाई पेस वीडियो गेम खेल रहा है, समझे अगर, तो इमीडिएटली उसके बाद अगर बच्चा पढ़ाई पे बैठता है तो अटेंशन फोकस के चैलेंजेस आ सकते हैं। बच्चा पढ़ाई कर रहा है और बीच में सोचता है अच्छा अभी मेरे पास 10 मिनट है, मैं फटाक से एक गेम खेल लेता हूँ, तो ये जो स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ है, अभी पढ़ाई किया अटेंशन फोकस का, फिर बच्चा बोलता देखो मम्मी आज मैंने कितनी पढ़ाई की, अब मुझे आधा घंटा तो खेलने दीजिए। तो अगर ये मोबाइल टाइम को ऐसा देखा जाए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि मुझे मोबाइल टाइम मिल जाए, अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो फिर जो बच्चे को पढ़ाई की तरफ जो रवैया है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। बच्चे को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मैं माता पिता के लिए पढ़ रहा हूँ, राइट। तो इसको थोड़ा सा अगर अलग रखेंगे तो बच्चे को काफ़ी मदद होता है। तीसरा आपने खाने का बोला है, अभी खाने का कई बार क्या होता है नादिया कि बच्चे ऐसे स्थिति में आते हैं कि अच्छा तो अगर मेरे मनपसंद का नहीं बना है तो मैं खाऊंगा ही नहीं। अभी एज अ माता पिता आप परेशानी में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। अगर कहीं ना कहीं एक रूल बनाया जा सके कि बेटा पहले जो चीज़ हमारे लिए हेल्दी है, जो हमारे बॉडी को विटामिन मिनरल प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट देती है, उसको हम पहले खाएंगे, फिर हम लोग जो नूडल्स है या केक है या जो भी चीज़ आती है, अगर फैमिली में डिसिप्लिन ही ऐसा रखा जाए कि पहले हेल्दी चीज़ खाते हैं और फिर हम लोग जंक चीज़ें खाते हैं तो बहुत अच्छा है। जब भी आप ट्रैवल करते हैं, सपोज आप परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है नादिया कि हम अनजाने में कई बार बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट, चिप्स का पैकेट ही कैरी करते हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप उस समय फल कैरी करें, आप ड्राई फ्रूट्स कैरी करें। बच्चे की आदतें जो हैं वो रोज़मर्रा के इंटरेक्शन से बढ़ता है। अगर परिवार में हमारा एटीट्यूड ये रहेगा कि हम रोज़ दाल सब्जी रोटी खा रहे हैं, कितना बोरिंग है, सो बच्चों का एटमॉस्फेयर भी वैसा ही बनेगा, उनकी एक्सपेक्टेशन भी वैसी ही बनेगी। अगर आप ट्रैवल करते हैं, ककड़ी काट के लेके जाइए, गाजर काट के लेके जाइए, एप्पल काट के लेके जाइए, अंगूर लेके जाइए, मूंगफली लेके जाइए, तो इससे बच्चे का ओवरऑल खाने की तरफ रवैया बढ़ता है। आप चाहे तो बच्चे को यहाँ तक भी सेंसिटाइज कर सकते हैं कि बेटा मैं एज अ पेरेंट, जो पंकज मैं कई बार पेरेंट्स को बोलती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको लंबे लंबे लेक्चर्स दे के बच्चे को समझाना है। आप माता पिता हैं, अगर आप एक गार्जियन हैं और बच्चे को क्या माहौल देना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माहौल मतलब क्या चीज़ें भी बच्चे के लिए खरीदनी है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो आप बच्चे से बात करते हुए कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि नूडल्स और चिप्स ये खाने से आपके बॉडी को बेटर होगा, लेकिन मेरी समझ में ऐसा नहीं है, तो एज अ पेरेंट तो मैं ये चीज़ें नहीं खरीद सकती हूँ, एज अ पेरेंट मुझे ये चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। सो ये बच्चे को बोलते हुए आप अपने बजट में, फैमिली बजट में वो चीज़ें कम कर सकते हैं। देखिए क्या चीज़ें ऐसी हैं इंटरेस्टिंग है जो रिप्लेस कर सके, आप खजूर ले सकते हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है बच्चे को पसंद आए। अभी घर में कई बार ऐसा भी होता है पंकज कि कभी कभी थोड़ा सा मिर्ची की चीज़ें बनती हैं, बच्चा बोलता है बहुत मिर्ची है। अब वही बच्चा जब बाहर जाता है, पाव भाजी खाता है, गोलगप्पे खाता है, उसमें बहुत मिर्ची होती है और आराम से खा लेता है। तो हम बोलते हैं देखो तुम वैसे तो खा लेते हो, अभी नहीं खा रहे हो। सो ये कंपेयर करने के बजाय बच्चा जो भी तकलीफ आपको बोलता है, बताता है, उसको बहुत सीरियसली लीजिए और उससे पूछिए कि अच्छा तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो जो बच्चा बोलता है अच्छा मैं इसको मेयोनीज के साथ खा लेता हूँ, मैं बटर के साथ खा लेता हूँ, मैं दही डाल के खा लेता हूँ, इसमें से मिर्ची मिर्ची निकाल देता हूँ, जो भी बच्चे का ऑप्शन है उसको फ्रीली करने दीजिए, बच्चे को भी अपनी इंटेलिजेंस यूज करने दीजिए। अगर बच्चा बोलता है अच्छा मम्मी मैं दाल नहीं खाऊंगा लेकिन मैं अंडा खा लूंगा, तो आप रिप्लेस करने दीजिए। एज लॉन्ग एज आप ये बोले अच्छा बेटा देखो प्रोटीन्स तो खाना है, तो अगर आप ये नहीं खा रहे तो आप सोचो फिर प्रोटीन्स कैसे खाएंगे। सो बच्चे को ये समझ डालिए, वो बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, 9 साल का बच्चा है वो स्कूल में भी पढ़ते हैं प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उसी लॉजिक पे आप बच्चे को बिल्ड करें तो उससे बच्चे को आई होप मदद मिलेगी। धन्यवाद नादिया ये सवाल पूछने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नादिया, क्योंकि अभी किरण ने जो आपको उपाय बताए हैं वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, और ना सिर्फ आपके लिए बाकी अन्य पेरेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही गीता दुआ जी हैं, गुड़गांव में रहती हैं, और गीता दुआ जी का प्रश्न है कि मैम हम एक मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली से हैं
इसलिए सारा मनी हम बच्चों की एजुकेशन पर लगा रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छे स्कूल में डाला है, परंतु वो दोनों ये बात नहीं समझते और बच्चों की देखा-देखी मोबाइल, आईपैड, महँगे स्टेशनरी, बैग्स सब आए दिन डिमांड करते रहते हैं। कृपया कुछ टिप्स दीजिए कि उनको कैसे समझाया जाए। मेरा बेटा 12 साल का है और बेटी 9 साल की। इनकी 2 बच्चे हैं इनके। बेटा इनका 12 साल का है और बेटी 9 साल की है। गीता दुआ जी का प्रश्न है। राइट। गीता, मैं समझ सकती हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ ए माता-पिता अपनी बेस्ट स्कूल बच्चों के लिए दिया कि ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें एंड एक अच्छा करियर मिल सके उनको। अभी इसमें कई चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, आपने अपनी समझ से काम किया, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 12 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा जो आपकी समझ है उसको आपको थैंक यू, धन्यवाद बोलेगा और बोलेगा ठीक है मम्मी आपने बहुत अच्छा किया, मुझे इतनी अच्छी स्कूल में भेजा, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। बच्चा नया-नया जब स्कूल में जाएगा उसको ज़रूर अच्छा लगेगा लेकिन जब वो रूटीन बन जाता है, इनफैक्ट यही रीज़न है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे बच्चे ने नई टी-शर्ट पहनी हो, उसका जोश रहता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे-धीरे जब बच्चा सेम टी-शर्ट बार-बार पहनता है, तो जोश कम हो जाता है। सेम लेवल ऑफ डोपामाइन और हैप्पीनेस का लेवल कम होता जाता है, जैसे-जैसे टॉलरेंस बढ़ता है। इनफैक्ट इसीलिए जो बच्चे, क्योंकि बाकी माता-पिता भी जो देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि इसीलिए जब बच्चे वीडियो गेम या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लत पड़ती है, जिससे ऐसा होता है वाओ! ये या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया जिसमें पोस्टिंग करते हैं, नया-नया जब करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जोश रहता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, 2 लाइक आए तो बड़ी खुशी होती है। फिर धीरे-धीरे सेम टाइमिंग में वो खुशी नहीं मिल पाती है, जो एक सेंस ऑफ खुशी होता है और फिर धीरे-धीरे वो खुशी डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं। सेम चीज़ आपको धीरे-धीरे उसका टॉलरेंस बढ़ता है, तो आपको ज़्यादा समय बिताना पड़ता है, ये सोचते हुए कि शायद अब मुझे खुशी मिलेगी। तो लत वैसे पड़ती है। स्कूल में वापस आते हुए कि आपने अपना डिसीज़न लिया, इंटेलिजेंटली लिया, अपनी एफर्ट्स डालते हुए लिया, बहुत अच्छा बच्चों का फ्यूचर सोचते हुए लिया। लेकिन ये मत सोचिए और ये अगर सोचेंगे तो आप बहुत तकलीफ में रहेंगे कि बच्चा इस उम्र में आपको ये ग्रैटिट्यूड जिसे बोलते हैं फ़ील कर पाएँगे कि आपने बहुत अच्छा किया। तो बाकी जो टॉपिक है उसको स्कूल के टॉपिक्स अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा है। सबका अपना-अपना बजट हो सकता है, आपको भी अधिकार है अपने बजट का। अगर बच्चे कोई डिमांड करते हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को इंट्रोड्यूस करना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बच्चा बोलता है कि मुझे कोई भी चीज़ बोलता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पहले तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि वो चीज़ आप जैसे कोई बच्चा अगर स्मार्ट वॉच बोलता है, अगर आपको उस बच्चे से सवाल करना आपको क्यों लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है? मेरी नज़र में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा बोलता है मेरे को इसमें ब्लड प्रेशर दिखेगा, ऑक्सीमीटर दिखेगा, ये दिखेगा, मेरे फ्रेंड के पास भी है। फाइनली रीज़न यही होता है कि मेरे दोस्त के पास भी है और जिस तरीके से एडल्ट्स में हमारे अंदर एक एस्पिरेशन होता है कि घर, गाड़ी, फिर और जैसे-जैसे ज़रूरतें ख़त्म हो जाती है तो और जैसे-जैसे वांट्स बढ़ती है, एक-दूसरे को देखते हैं। वैसे बच्चों का भी थोड़ा-सा एक होड़ होता है, तो उसमें अगर आप बच्चों को सेंसिटाइज़ कर सकें कि मेरी नज़र में ये घड़ी आपके काम की नहीं है। हम इसके अगर आपको समय के लिए चाहिए, बट येस आपको अगर समय के लिए चाहिए तो ये घड़ी बहुत अच्छी है, तो ये घड़ी हम ले सकते हैं। अगर बच्चा बोलता है नहीं आप मेरी बात कभी भी नहीं सुनते हो, पहले भी आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो बच्चे को दुखी होने का, गुस्सा होने का भी अधिकार है, ये आपको सोचना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब डिमांड करते हैं गीता, तो अगर कहीं से नो आता है, मना आता है, तो मना बुरा नहीं है। आप जब मना करते हैं वो बुरा नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी गीता, जो बच्चा जब सोचेगा उसके बारे में उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी। चाहे वो उसका मनपसंद जॉब हो, चाहे मनपसंद कॉलेज हो, चाहे मनपसंद टीचर हो, चाहे मनपसंद जीवन साथी हो, यू नेवर नो। हर बार तो ऐसा नहीं होगा जो बच्चा सोचेगा वो मिलेगा। ये भी ज़रूरी है कि जब बच्चे को जो चीज़ वो चाहते हैं वो नहीं मिलती है और आप एज़ अ पेरेंट आपने जो अपना समझाने का काम किया और
अपना बजट बताते हुए बोला कि अच्छा ये चीज़ है तो मैं पहले तो इसमें एग्री कीजिए क्या वो चीज़ सही है या नहीं है। अगर आप इसमें एग्री कर गए हैं तो फिर आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि अच्छा पर मंथ का हमारा इतना बजट है आपके लिए, तो इसको हम 6 महीने बाद खरीदेंगे। फिर आप ऐसे इससे बच्चे के में भी एक वेटिंग थ्रेशोल्ड, एक वेट करने का आदत बनता है, राइट? सो अगर वो चीज़ वेटिंग है और बच्चा वेट करने को रेडी है, सो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो भी अगर आप थोड़ा गुस्सा नहीं करते हुए शांति रखें, तो बच्चे को जो तिलमिलाहट है वो भी बहुत अच्छी है। उससे बच्चे का फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ता है। उससे बच्चे को ये लगता है, जब उससे वो बाहर निकलता है तो एक एक्सपीरियंस बनता है कि हाँ, मैं जब मुझे जो मेरी मनपसंद की चीज़ें वो नहीं मिलती है, तो भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो भी मैं उस एक्सपीरियंस से बाहर निकल सकता हूँ। इससे उसकी क्षमता भी बनती है, कैपेसिटी बनती बच्चे की बनती है ज़िंदगी में मना लेने की। लेकिन प्रॉब्लम किधर हो जाता है गीता, कि जब बच्चा तिलमिला रहा रहा होता है, उस समय एज़ अ माता-पिता बड़ी तकलीफ होती है। थोड़ा बुरा लगता है कि हाँ, बच्चा कितना दुखी बैठा हुआ है। तो उस समय अगर आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ मानवता के हिसाब से अपना प्यार दिखाए, अपनी सहानुभूति दिखाए, ये बिना सोचे हुए कि मेरी वजह से बच्चा दुखी है। अपने बच्चे को पुअर समझते हुए, बेचारा बच्चा दुखी है, उसको ब्रेव समझे कि कितना साहस लगता है एक मना को लेने के लिए। सो उसके अंदर अगर वो सोचे तो आपका जो भी रवैया बच्चे के साथ रहेगा, उससे बच्चे को फ़ायदा होगा। सो आई रियली होप गीता, इससे आपको मदद होगा और बच्चों को भी एक अच्छी सीख मिलेगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही जो अगला प्रश्न है कि हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चे की डिमांड अगर पूरी नहीं हो, तो कुछ बच्चे धमकी भी देने लगते हैं, लाइक कि मुझे ये सामान नहीं मिला, मेरी ये डिमांड पूरी नहीं हुई, तो मैं ये तोड़ दूँगा, फोड़ दूँगा, इस तरह की। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, पैदा होते हैं, तो इसमें बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए? राइट। वेरी ट्रू। अभी बच्चे के एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से धमकियाँ भी अलग हो सकती हैं। कई बार एक जेन्युइन भय भी लग सकता है एज़ अ माता-पिता, जब बच्चे बोलते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मैं घर छोड़ के जी। चला जाता हूँ। बहुत सारे अलग-अलग टाइप की धमकियाँ हो सकती हैं। अ, ये इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चा धमकी देता है तो आपका कंसंट्रेशन केवल धमकी पे ही रहे। फिर आप वो जो जिस भी चीज़ के लिए बच्चा धमकी दे रहा था, उस पे ध्यान ना दें और केवल बच्चे का जो इमोशंस है उसको समझने की कोशिश करें, वो ज़रूरी है। बच्चे को कभी भी चैलेंज ना करें उस स्थिति में, क्योंकि जेन्युइनली जो रेगुलेशन, जो सेल्फ कंट्रोल बच्चे को चाहिए होता है, वो एक बायोलॉजिकल बॉडी का डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस पूरा बच्चे के 18, 19, 20, 25 साल तक चलता है, राइट? तब जाके ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है। तो जो इमोशन रेगुलेशंस है, भावनाओं को हैंडल कर पाना, जो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, इनफैक्ट जो बच्चे 13 साल और 16-17 साल के बीच में होते हैं, कई बार वो आप नोट करेंगे कि अभी-अभी इतने उत्तेजित है और 5 मिनट बाद एकदम शांत हो गए हैं। तो ये मूड्स में चेंजेस आना हॉर्मोन्स के साथ, वो भी देखा जाता है। तो पहली चीज़ जो हमें डेफ़िनिटली करनी चाहिए इज़ कि बच्चे का इमोशंस पे ध्यान दें। फिर बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दें कि क्या चीज़ थी, उसमें गुस्सा कभी भी नहीं करें, बच्चे का पीड़ा देखें, गुस्से के पीछे हमेशा पीड़ा रहती है, पीड़ा ज़रूर देखें। अगर जितना अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आप बच्चे के पास जितना जा सकते हैं, बच्चे के पास जाएँ। बच्चे के लिए ये जेन्युइनली बहुत ही भयावह सिचुएशन होती है, इस स्टेट में होना। जब इस स्टेट में वो एक रिजेक्शन, हेट, नफ़रत देखता है पेरेंट्स की आँखों में, तो बच्चे के लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है ये स्टेट मैनेज करना। तो अगर आप उस समय थोड़ा प्यार रख सकें, थोड़ी सहानुभूति रख सकें बच्चे के पास, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अगर आप सहानुभूति रख सकें, तो बच्चे को उससे बहुत फ़ायदा होता है। कभी भी बच्चे को इस स्थिति में चैलेंज ना करें। बच्चा बोलता है मैं चाकू ले ले, मैं काट लूँगा, जो भी चीज़ें हैं, चैलेंज नहीं करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रेगुलेशन और कंट्रोल अभी भी बच्चे में डेवलप हो रहा होता है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। तो वो क्षण में आके और वो चैलेंजेस बच्चे जो रिस्क है उसको आगे करना, रिस्क ज़िंदगी में और लेना, उसमें उनकी काबिलियत अच्छी होती है। इसीलिए एक
बड़ा पर्सन स्केटिंग सीखने से 2 बार सोचेगा अरे मैं गिर गया तो मुझे इधर लगेगा, उधर लगेगा, हड्डी टूट जाएगी। लेकिन एक 5 साल का बच्चा कभी भी इस भय में नहीं होता है, इसीलिए वो जल्दी सीख भी पाते हैं चीज़ें। आपको कभी भी बच्चे को चैलेंज नहीं करना है कि अच्छा तुम्हें हिम्मत नहीं है, अच्छा करके देखो, जब हो जाएगा तो मुझे बता देना, व्हाटएवर, ये सब चीज़ों में कभी नहीं आना चाहिए। बच्चे को शांति से, प्यार से पास जाके करे तो बच्चे को दिखता है कि मैं इस स्टेट में भी मेरे पेरेंट्स की नज़रों में गिरा नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स, माता-पिता अभी भी मुझे इस स्टेट में भी प्यार कर सकते हैं। तो बच्चा उस सिचुएशन से बाहर निकलने में जल्दी बाहर निकल पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर बच्चा आपके अंदर, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को नहीं उड़ेल रहे हैं बच्चे के अंदर, आप भी उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे को केवल अपनी भावनाएं ही हैंडल करनी है उस टाइम पे, वो ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स की भावनाओं का फ्लड भी हैंडल करना, तो डबल प्रेशर हो जाता है बच्चे पे। तो आपको उस समय अपनी सांसों पे ध्यान देना है, डीप ब्रेथ लीजिए उस समय, चाहे तो बैठ जाइए, चाहे बच्चा जहाँ पे खड़ा होके घूम रहा हो कमरे में और आप आराम से जितना कंफर्टेबल हो सके बैठ जाए, ध्यान से शांति से बच्चे की बात सुने, जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ पे शांति से बोले, केवल उस क्षण में रहे, ना आगे में कि आगे क्या होगा, ना पीछे में कि ये पहले क्या हुआ था, पहले बच्चे ने ये कर लिया था, कहीं अभी भी नहीं कर लेगा, उस भय में भी मत रहिए। हर बार बच्चा जब कुछ करता भी है तो बच्चा उससे सीखता है और अगली बार उसकी चांसेस कम हो सकती है, तो इस पे भी मत रहिए कि अरे अरे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। उसी क्षण में रहिए और फिर अपनी इंटेलिजेंस से काम कीजिए। आई होप इससे आपको मदद होगा। जी किरण, आपने बहुत अच्छे से जो ये बताया कि अगर बच्चे अगर किसी भी तरीके की धमकी अगर देते हैं तो उन परिस्थितियों से पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। इसके साथ ही हालाँकि अभी एक प्रश्न भी आया था इससे रिलेटेड, इससे संबंधित ही एक प्रश्न था। तो हम इस प्रश्न से आगे बढ़ते हैं और एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि किशोरावस्था में अगर बच्चे निर्धारित जेब खर्च से ज़्यादा पैसों की माँग करने लगे, तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर जो उनका फिक्स है जेब खर्च और उससे ज़्यादा वो कहने लगे, डिमांड करने लगी, नहीं मुझे और ज़्यादा जेब खर्च चाहिए। राइट। ये इसमें काफ़ी सारी सिचुएशंस होती है पंकज। कई बार ऐसा भी होता है मोमेंटरीली कुछ क्षणों के लिए बच्चा गलत पैसा इस्तेमाल करता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा पार्टी जा रहा है, दूसरों को देख रहा है, हर बार दूसरे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तो बच्चे पे कहीं न कहीं प्रेशर आ रहा है कि मुझे भी खर्च करना है। हमें ये देखना ज़रूरी है कि बच्चे को किस चीज़ के लिए खर्च की ज़रूरत पड़ रही है। बच्चे से आप स्टेटस भी ले सकते हैं, उसको ये बोल सकते हैं कि एक बही खाता मैनेज करो, आगे के लिए भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। कई बार क्या होता है पंकज कि हम परिवारों में फाइनेंसेस इतने डिस्कस नहीं करते हैं, हम इतने कंफर्टेबली नहीं होते हैं, माता-पिता कितना कमा रहे हैं, घर में कितने क्या-क्या चीज़ों में खर्चे हो रहे हैं, कितने खर्चे स्कूल में जा रहा है, कितने हमारे बच रहे हैं, कहाँ पे हमारी सेविंग्स हैं, ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस ही नहीं करते बच्चों के साथ। तो फिर आप ये सोचिए कि जब बच्चा खुद अपना जॉब करने लगेगा किशोरावस्था के बाद, तो फिर 5 से 10 साल, 5 से 8 साल के अंदर-अंदर बच्चा जॉब भी करने लगता है। तो बच्चे को वो समझ ही नहीं आती है। फिर बाद में बच्चा अपने एक्सपीरियंस से या थपेड़े खा के या बाद में भी पेरेंट्स बोलना शुरू करे, अरे तुम कुछ सेव भी तो करो, राइट? तो वो इससे अच्छा कि हम बच्चों पे थोड़ा-सा ओपननेस रखें। किशोर अवस्था एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बच्चों पे ट्रस्ट करें, बच्चों को परिवार का एक मेंबर, रिस्पॉन्सिबल मेंबर समझे, इससे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू हमेशा पेरेंट और चाइल्ड। हम माता-पिता हैं और ये बच्चे हैं, वो दूरी बनाए रखने से अच्छा है कि आप थोड़ा-सा और करीब आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को डिसीज़न लेने दें। जो आपके डिसीज़न है एज़ अ माता-पिता, क्योंकि आप प्रोवाइडर हैं, आप बच्चे को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको वो हक अपने हाथ में रखना ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़रूर बात करें, जहाँ पे तकलीफ़ आ रही है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की जो नरेशंस है, कहाँ पे उसको कोई ऐसी भावना आ रही है, सर्कल के, अपने फ्रेंड सर्कल्स के बारे में। कई बार बच्चे ये सोच के भी पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर पेरेंट्स जज करेंगे, बोलेंगे फिर तुम दोस्ती तोड़ दो।
हमें ये सोचना ज़रूरी है कि बच्चों के लिए दोस्ती बनाना इतना डिफ़िकल्ट काम होता है, स्पेशली किशोर अवस्था में जब फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, कि तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे कई बार एक्सप्लॉइटिव रिलेशनशिप में भी काफ़ी टाइम तक रह लेते हैं। सो उस पे भी अगर आप थोड़ा सपोर्ट करें, जजमेंट ना करें, ज़्यादा सॉल्यूशंस देने के बजाय बच्चे की सुनने में ज़्यादा टाइम बताएँ। फिर अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें बता सकें, केवल एज़ अ गाइडेंस, बच्चा करे चाहे नहीं करे वो बच्चे पे छोड़ दे, वो भी एक चीज़ है। एक और चीज़ है पंकज, जो मैं कई बार पेरेंट्स को बोलती हूँ जिनके बच्चे 15-16 साल से बड़े होते हैं, कि बच्चों को थोड़ा-सा और अगर एंटरप्रेन्योर बनाएँगे, अपने पैरों पे खड़े होने का एनकरेज करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बोले कि आप पार्ट टाइम कुछ देखिए कहीं पे, एक बच्चा इनफैक्ट था जो अपने पेरेंट को बोल रहा था कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं पार्ट टाइम कुछ कर लेता हूँ, लेकिन पेरेंट बोलते हैं नहीं, नहीं अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, अभी तुम बस पढ़ाई करो। अगर बच्चा अपनी तरफ से बता रहा है, कई बार पेरेंट एज़ अ पेरेंट हमें ये भय हो जाता है कि अगर बच्चे ने ही पैसे कमाने शुरू कर दिए तो फिर हमारा तो इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव तो बहुत कम हो जाएगा। तो एज़ अ पेरेंट आप भय में जब भी काम करेंगे तो फिर कहीं न कहीं ना तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ना जो आप बात बोल रहे हैं वो बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा। हुँ? अगर बच्चा अपने पैरों पे खड़े होने का, कई बच्चे इनफैक्ट 8-9 साल की उम्र में पंकज मैं देखती हूँ, बोलते अच्छा, कई बार मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, बोलते हैं अच्छा मैं लेमनेड, नींबू पानी बना के नीचे बेचते हैं, हम स्टोन पत्थरों पे कलरिंग करके हम नीचे बेचते हैं। उनको एक्सपीरियंस करने दें। हम कई बार क्या सोचते हैं कि अरे बाहर जाके वो नेबर्स के साथ जाके बोलेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, इस पे मत रहिए। बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो जाएँगे फिर बोलेंगे अरे वो अंकल ने ऐसा बोला, वो आंटी ने ऐसा बोला, उन्होंने लिया, इसने नहीं लिया। कई बार ऐसा भी होता है वो कीरिंग बनाते हैं पंकज, तो पैसा ज़्यादा उड़ा देते हैं कीरिंग बनाने में और जो आता है वो कम आता है। लेकिन जो वो उनका एक्सपीरियंस होता है, जो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है, वो बहुत अच्छा है। तो बच्चों को एनकरेज कीजिए उनके एंटरप्रेन्योर्स में, ये सोचते हुए कि तुम्हारा समय वेस्ट हो जाएगा। इनफैक्ट कॉर्पोरेट्स की ये कंप्लेन रहती है कि हमें पढ़े-लिखे लोग तो मिल गए हैं, लेकिन जो लाइफ स्किल्स जिसे बोलते हैं, कि जो व्यवहारिक तौर में सीखे हुए लोग, जिनको सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स तो बच्चों ने सीखे ही नहीं हैं। बाद में बड़े होके बच्चों को लोगों के साथ काम करना है, लोगों का बिहेवियर समझते हुए काम करना है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो केवल एक सिंगल पर्सन जैसे काम करेंगे, उनको टीम में काम करना है, लोगों से काम करवाना है और बॉस के साथ काम करना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को अगर आप जितना थोड़ा-सा खुला एटमॉस्फेयर दें, खुल के बात करें, उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। अगर कई बार ऐसे स्पेशली कोरोना टाइम में पंकज ऐसा हुआ है कि माता-पिता में से किसी का जॉब कम हो सैलरी कम हो गई है या जॉब चला गया है, टेम्पररी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पेरेंट्स कई बार अपने तक रखते हैं। ओपनली डिनर टेबल पे बात कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे कहीं पेरेंट्स को कहीं ऐसा लगता नहीं, नहीं बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप उनकी मैच्योरिटी पे ट्रस्ट कीजिए। इनफैक्ट अगर आप उनको नहीं बताएंगे, लेकिन बच्चे ये भाप जाते हैं कि माता पिता स्ट्रेस में हैं, तो उनको ज़्यादा डर लगेगा। सो ओपननेस रखिए चीज़ों के बारे में, कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। आई होप ये पॉकेट मनी अच्छी चीज़ है। जी। चाहे 15 रुपए ही हो हर हफ्ते का, 10 साल के बच्चे को अपने को दीजिए, ये बोलते हुए कि आप एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए। इनफैक्ट पॉकेट मनी के साथ पंकज मैं ये भी बोलती हूँ कि बच्चों को एक कुछ कुछ ना कुछ घर का काम भी दीजिए, कोई हाउस होल्ड चोर दीजिए, चाहे वो कपड़े टांगने का काम हो, चाहे वो पानी भरने का काम हो, कुछ घर का काम भी दीजिए। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा ये समझता है कि जैसे बाकी लोग एक मेंबर है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं इस घर को चलाने के लिए। दैट इज, वो बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। जो सबसे यस। महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी बनने के गुण को भी विकसित करें पेरेंट्स। और इसके साथ ही आपने बताया कि शुरू से ही जो आपने पूछे कि जो उदाहरण भी दिए कि बच्चा जो अगर कोई भी स्किल को सीख रहा है, किसी भी स्किल को सीख रहा है, तो उसको सीखने दें, उसको स्वतंत्रता दें कि वो अपनी खुद का अगर उसका स्वभाव है वो कुछ एक अगर गुणों को सीख सकता है तो सीखने दें। इसके साथ जो आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बातें बताई है कि अगर किन्हीं वजहों से परिवार में जो आर्थिक मोर्चे या आर्थिक से संबंधित दिक्कतें हैं, चाहे रोजी-रोज़गार को लेकर के, जॉब को लेकर के, या अभी हाल में आपने कोविड का एग्ज़ाम्पल दिया कि बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ छूट गई थी। तो आपने जो बताया गया कि आर्थिक मोर्चे की जो दिक्कतें हैं, आर्थिक को लेकर के, अर्थव्यवस्था आर्थिक को लेकर के जो दिक्कतें हैं, उनको भी आप अपने बच्चे के साथ डिस्कस करें। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं
और आई थिंक मतलब मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो पेरेंट्स के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होंगे, खासतौर से इस विषय से संबंधित। इसके साथ ही अब हम अगला प्रश्न हम चलते हैं। जो अगला प्रश्न है कि कुछ परिस्थितियों में बच्चे को पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के लिए पेरेंट्स भी कुछ खास किस्म के गिफ्ट का लालच देते हैं, और फिर उसके बाद बच्चे भी इस तरह की डिमांड करने लगते हैं कि मुझे साइकिल या बाइक दिलवाओ। ये तो एक उदाहरण है। तो इन परिस्थितियों में आप पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं हमेशा ये सुझाव दूंगी पंकज कि अगर आपको लगता है कि बच्चा जो डिमांड कर रहा है वो सही है, राइट, तो आपको बच्चे को दे देना चाहिए, बिना ये सोचे कि ये चीज़ को मुझे किसी और चीज़ के साथ जोड़ना है, कोई और चीज़ मैं बच्चे से कैसे करवा लूँ, इस क्योंकि ये बच्चा ये चीज़ चाहता है, वो मैनिपुलेशन हो गया। अगर माता-पिता और बच्चों के रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन होने लग गया, तो फिर कोई भी रिलेशनशिप प्योर कैसे रहेगी? सो मैनिपुलेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है माता-पिता और बच्चों के उसमें। हम कई बार ये भी सोचते हैं कि जब बच्चा कोई चीज़ अचीव करता है, तो कहीं न कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ से उसको रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट जब आप ऐसा एक ट्रेंड कर देते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि टॉलरेंस बढ़ता है। सो जो बच्चा अगर नर्सरी क्लास में केवल एक टॉफ़ी लेके गए या आप किंडर जॉय लेके गए और बच्चा खुश हो गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में वैसा नहीं होगा, राइट? फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, और तो जैसे-जैसे टॉलरेंस बढ़ेगा वैसे-वैसे बच्चे की डिमांड्स भी बढ़ जाती है। फिर जब आप कई बार ऐसा भी होता है पंकज की पेरेंट्स ऐसी चीज़ों का यस बोल देते हैं जो चीज़ें वो रियल में देना नहीं चाहते हैं, बट वो कमिट कर देते हैं। फिर जब बच्चा वो अचीव भी कर लेता है और जब पेरेंट्स फिर कुछ और रीजंस देते हैं, नहीं नहीं, जैसे पीएसपी गेम्स हैं कि नहीं नहीं, ये तुम अभी तुम ये बहुत महंगा है और तुम्हारे दोस्तों के साथ है, बट हम नहीं चाहते तुम उसमें टाइम बिताओ, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, बाद में वो लॉजिक देना शुरू करते हैं। जब भी कोई बच्चे की कोई डिमांड हो और अगर आप उससे कन्विंस नहीं हैं, तो उसको पोस्टपोन मत कीजिए। ऐसा हो सकता है आपके पास समय नहीं हो उस टाइम पे सोचने का, तो आप ये ज़रूर बोल सकते हैं, समय ले सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि बेटा आपने ये बोला है, आपको ये चाहिए, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए इसके बारे में, फिर हम बात करेंगे। 1-2 दिन दीजिए मुझे, फिर बच्चा तपाक से बोलेगा अच्छा किस दिन बात करेंगे? कोई समय दीजिए, अच्छा सैटरडे को शाम को बात करेंगे, संडे को सुबह बात करेंगे, व्हाटएवर। और फिर सोचिए, अपना आरएनडी कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको उसमें क्या भय है, क्या चीज़ आपको रोक रही है वो देने के लिए, क्यों आप अभी नहीं देना चाहते हैं, और फिर उसको बच्चे की उम्र के हिसाब से बताएँ। पढ़ाई में अगर बच्चा ये सोचने लग जाता है कि मैं पढ़ाई पेरेंट्स के लिए, माता-पिता के लिए कर रहा हूँ और मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, तो ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। इसमें फिर आप आजीवन बच्चे के पीछे पड़े रहेंगे। और आइडियली तो ऐसा होता है कि आइडियली 12-13 साल की उम्र से बच्चे को इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, अपना बैग जमाने से लेकर कब एग्जाम्स हो रही हैं, टीचर ने क्या बोला है, क्या नोटिस आ रहा है, माता पिता को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बच्चा अपनी तरफ से आके जब आपको बोलता है, पता है मैंने गेम में ये आया, मेरा आज टीचर ने ये नाम लिया, अपनी तरफ से आके बोलता है, तो आप उसकी खुशी शेयर करें। आपको सोचिए, जब आपके साथ कोई खुशी की चीज़ होती है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो क्या आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको कोई गिफ्ट देंगे उस टाइम पे? लेकिन केवल वो जो खुशी होती है और दूसरा वाला भी आपकी खुशी में खुश होता है, वो ही अच्छा लगता है। तो ये ट्रूली सोचिए कि आप एक हग देंगे बच्चे को, बहुत अच्छा किया, कुछ में भी स्पेशल उस दिन कुछ कर लिया, उस दिन कुछ स्पेशल कहीं कुछ चले गए, छोटी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ मत एसोसिएट कीजिए। बड़ी चीज़ कीजिए, कहीं बाहर ट्रैवलिंग करना है, कुछ भी करना है, वो केवल उस चीज़ के जॉय के लिए कीजिए कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, केवल उसकी खुशी के लिए। तो इससे क्या है, जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, वो एक्टिविटी राइट इंटेंशंस, राइट इंटेंशन के साथ करेगा कि ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ। गलत इंटेंशन के साथ नहीं करे कि ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ये मिल जाए, राइट? सो राइट इंटेंशन करेगा तो वो अपना, उसका पैशन अलग रहेगा, उसका इंटरेस्ट अलग रहेगा, उसका मोटिवेशन अलग रहेगा और आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। इनफैक्ट आजकल के ज़माने में पंकज जी बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें ऐड नहीं करें, क्योंकि बच्चों का जो एक्सपोज़र है ऑनलाइन, इंटरनेट, स्मार्ट टीवी, यूट्यूब, उसका जो एक्सपोज़र है वो इतना ज़्यादा है, जब भी बच्चा टीवी चलाता है उसे एक हँसता हुआ बच्चा नज़र जी। आएगा पिज़्ज़ा खाते हुए,
उसको एक हँसता हुआ बच्चा नज़र आएगा कोई गिफ्ट खोलते हुए, उसको एक हँसता हुआ बच्चा नज़र आएगा दुबई में अबू धाबी के फेस्टिवल में डांस करते हुए। निश्चित तो रूप से। बच्चा जी। हमेशा ये सोचने लग जाता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, वो खुशी है। वो पहले ही दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें बच्चों को प्रलोभन दे रही है और आप भी उसको फिर अगर डालेंगे तो फिर बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करेगा? सो ये बहुत ज़रूरी है, इनको अलग रखिए दोनों को। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद किरण। और इसके साथ ही एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और प्रश्न ये है कि कुछ परिस्थितियों में बच्चे अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए इमोशनल उपाय आज़माते हैं। जैसे कि घर के बड़े-बुजुर्ग हुए, दादा हुए, दादी हुए, नाना हुए, नाना-नानी, इनके सामने अपनी बातों को वो भावुक होकर कहना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर उनके दादा-दादी, नाना-नानी जो हैं या नाना-नानी, वो भी पेरेंट्स के सामने में बच्चे की जिद को पूरी करने के लिए या बच्चे की डिमांड को पूरी करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह के हालात से निपटने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है पंकज। और ये कई पेरेंट्स का जो बिगर फैमिली में रहते हैं या विज़िट करने के लिए भी जाते हैं, मिलने के लिए भी जाते हैं, उनका जी, कई बार ये भय भी रहता है कि हमने वीडियो गेम्स, टीवी वगैरह बच्चे को घर पे तो नहीं दिखाया है, लेकिन अब बच्चा बुआ के पास जाएगा, जो भी है चाची के पास जाएगा, वहाँ दूसरे बच्चे हैं, वो देखते हैं, तो हम क्या करें, क्या नहीं करें? ये कई बार तकलीफ रहती है। या फिर हमने बच्चे को चॉकलेट के लिए मना कर दिया था, खाने के तक आइसक्रीम नहीं देंगे, लेकिन दादा ने लाके दे दिया, राइट? तो कई बार ये भय रहता है कि क्या हमारा इन्फ्लुएंस एज़ अ पेरेंट कम हो जाएगा। अभी इसमें कई सारी चीज़ें हैं पंकज, कि ओवरऑल फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है? क्या जनरली माता-पिता को और स्पेशली माता को डिसमिस जिसे बोलते हैं कि नहीं-नहीं इन्हें नहीं पता है क्या है, या कहीं कहीं न कहीं कि अच्छा मम्मी ने मना कर दिया है, ठीक है, या पापा ने मना कर दिया, ठीक है, हम चुपके से दे देते हैं, मम्मी-पापा को मत बताना। अगर ये चीज़ नहीं है, राइट, कहीं न कहीं जो रिस्पेक्ट है, जो एक आदर रहता है परिवारों के बीच में, एक-दूसरे के बीच में, वो अगर है, प्यार है, तो ये चीज़ों को आइडियली नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इनफैक्ट अगर 6 साल का बच्चा आपके पास आके बोलता है मम्मी आइसक्रीम दे दो, और आपने बोला नहीं बेटा खाने के बाद लेंगे, लेकिन वो उसने जाके दादी से ले लिया सपोज़, राइट? और दादी ने केवल इसलिए दिया क्योंकि वो उनका रिलेशनशिप अलग है और वो उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने दे दिया। उनका ये तरीका है प्यार दिखाने का, राइट? तो अगर बच्चा आइसक्रीम खाते-खाते आपके पास आया, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो बच्चा चुपके-चुपके खा रहा हो या आपके सामने आके खा रहा हो। चुपके-चुपके खा रहा हो तो अलग एक हो जाता है, दैट मीन्स कहीं न कहीं बच्चा वैसे ही गिल्टी फ़ील करता है, स्पेशली बड़े बच्चों के साथ थोड़ा ऐसा हो सकता है, जो जैसे 10 साल, 11 साल के बच्चे, कि वैसे ही वो गिल्टी फ़ील कर रहा है कि मुझे पता है कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मम्मी ने मुझे मना किया है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो उस समय अगर आप देख भी लेते हैं, तो ज़्यादा गुस्सा ना करें कि अच्छा किसने दिया, दादा-दादी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइडियली आप बस बच्चे से बात करें कि अच्छा बेटा, लेकिन आपको पता है, और आपको और बच्चे को कि आपने किस रीज़न के लिए मना किया था, बस उतना सेंसिटाइज़ करें तो बच्चा अपने आप ही वो चीज़ों को 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करके अपने आप उससे बाहर निकल जाएगा। बच्चे पे ही डाले कि अच्छा बेटा, तो आपने इसका फ़ायदा उठाया कि दादी है, तो आपने दादी से बता कर लिया, आपको पता है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए था। बच्चे के ऊपर ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। अदरवाइज़ क्या हो जाता है पंकज, कई बार मैं ये देखती हूँ कि बच्चे फिर बोलने लग जाते हैं, देखो मम्मी ने दे दिया, टीचर ने दे दिया, दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दादी ने दे दिया। तो क्या होता है आप सोचिए, बच्चा आइसक्रीम खा रहा है और इधर बाकी सब लोग एक-दूसरे के बीच में डिस्कशन करना शुरू हो गए और बच्चा आराम से अपना अलग है। आइडियली बच्चे के ऊपर ही डालिए, ये पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे ये विश्वास है कि आप अपने लिए अच्छे डिसीज़न ले सकते हैं। अगर बच्चा आपके सामने आके खा रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं, या फिर कोई टॉय लेके घूम रहा है, तो आप उसको सेंसिटाइज़, "ओह बेटा, आपको पता नहीं उसके बाद खाना है, अभी आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद खाएँगे, खाने के बाद खाएँगे।" अपनी तरफ से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ज़रूर बता दीजिए बच्चे को। बच्चा नहीं करता है, उस समय नहीं करता है, तो कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म सोचिए, बच्चे के ये ट्रूली बिलीव कीजिए कि बच्चे को माता-पिता क्या सोचते हैं, उसका सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये कॉन्फिडेंस रखेंगे कि मेरे बच्चे का मैं क्या सोचती हूँ उसका सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो डेफ़िनिटली आप इस इनसिक्योरिटी में नहीं रहेंगे।
आप इस भय में नहीं रहेंगे कि अगर बच्चे ने मेरी बात आज नहीं सुनी है मतलब वो कभी भी नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, वही इंस्ट्रक्शन दीजिए जो आप चाहते हैं बच्चा करे, वो बच्चे पे गिव अप मत कीजिए। गिव अप क्या होता है कि अच्छा मैं मना कर दूंगी, या इस भय में हाँ मत बोलिए सोचते हुए कि अगर मैंने मना कर दिया तो दादी हाँ बोल देगी या दादा हाँ बोल देंगे, तो मैं ही हाँ बोल देती हूँ वरना मैं बच्चे की नजर में बुरी हो जाऊंगी। इस भय में मत रही है। आप माता पिता है, आपको पूरा अधिकार है कि अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से आप डिसीजन ले सके, और बच्चे का आप पे इन्फ्लुएंस, आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। इस पे ट्रस्ट रखिए, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, लेकिन डिसीजन आप वही लीजिए बिना ये भय कीजिए करे कि बच्चा मुझसे नफरत करेगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि ये परस्पर जो है, जो लोग साथ में रहते हैं परस्पर रेस्पेक्ट होना जरूरी है, उतना ही बहुत है। बाकी दादा दादी बुआ चाची क्या देते हैं बच्चे को, बच्चे पे छोड़िए, सेंसिटाइज कीजिए। आई होप इससे आपको मदद होगा। जी, आपने ख़ास तौर से जो ये जो महत्वपूर्ण था कि जब बच्चे भावुक होकर के अपनी माँगों के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? और आपने लगभग सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया और उम्मीद करता हूँ कि पूरा वर्कशॉप जो है पेरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। अब हम चाहेंगे कि आज जो हमने जो बच्चे की डिमांड्स को लेकर के जिन विषयों पर प्रमुखता से हम लोग फ़ोकस किया है, उनमें से कम 3 प्रमुख की पॉइंट्स को आप एक समरी एक संक्षेप में बता दें, जो पेरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। सी ओवरऑल इस विषय पे पंकज ये जरूरी है सोचना कि बच्चे की एस्पिरेशंस, बच्चे की डिमांड्स होना अच्छा है। आप सोचिए अगर बच्चे की कोई भी डिमांड नहीं है तो फिर मोटिवेशन के बड़े कम पॉइंट्स रह जाते हैं। अगर बच्चे का ये है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे ये एक्स्ट्रा टाइम चाहिए खेलने का, नहीं मुझे मेरे दोस्तों के साथ इस वीकेंड को जाना ही है मूवी देखने के लिए, तो बच्चे की अगर डिमांड ही नहीं होगी, वो अपना आराम से कोई बिना डिमांड किए, तो फिर बच्चे का मोटिवेशन क्या रहेगा। सो डिमांड पे दुखी मत होइए, बच्चे को सेंसिटाइज कीजिए। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे की उम्र देखते हुए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। सेकंड थिंग कि कभी भी अपने बारे में सॉरी मत फील कीजिए कि अरे मैं बच्चे को डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ तो मैं अच्छा माता पिता नहीं हूँ। आप अपनी तरफ से पूरा जो भी आपको प्लेटफॉर्म देना है बच्चे को, आप अपनी तरफ से पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इसमें पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। अपने आप को कभी भी दूसरे माता पिता के साथ कंपेयर मत कीजिए, ना अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कीजिए। चाहे बच्चा कंपेयर करे, देखो उसके माता पिता देते हैं आप नहीं देते हैं, बच्चा मोमेंटरीली ऐसा सोच सकता है, बट आप उससे इनसिक्योर फील मत कीजिए। अगर आप इनसिक्योर फील करेंगे तो कहीं ना कहीं गलानी आएगा, गिल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं आप प्रेशराइज में आएंगे, चलो एक बार कर देते हैं, जबकि आपकी इंटेलिजेंस नहीं बोलती थी कि करना है। तो ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड सेट हो जाता है। तीसरी चीज कि बच्चे पे गुस्सा मत कीजिए केवल इसलिए कि बच्चे ने आके कोई डिमांड किया है। शांति से सुनिए, सोचिए, ये जरूर ध्यान रखिए कि बच्चा पैसे कहाँ खर्च कर रहा है। ओपन एनवायरनमेंट रखिए बात करने का, ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बनाइए कि बेटा आपको थोड़ा हिसाब तो देना पड़ेगा। और जहाँ बच्चा बोलता है मैंने अपने फ्रेंड के लिए खरीदा, एक ट्रस्ट दिखाइए। एक अगर आप ट्रस्ट दिखाएंगे तो चांसेस ज्यादा होंगे कल को बच्चा अगर गलत काम भी करता है तो आपको आके बता पाएगा। अगर आप डिस्ट्रस्ट दिखाएंगे, बच्चे के मोबाइल पे जाके चेक करना, बच्चे की बातें सुनना दोस्तों के साथ, तो फिर कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन टूटता है, तो बच्चे की और ज्यादा छुपाने की चांसेस बढ़ जाती है। सो आई होप ये तीन चीज़ों से ट्रस्ट दिखाना, अपने आप को दुखी मत होइए जब भी मना करते हो बच्चे को, उसको अपॉर्चुनिटी देखिए कि बच्चा उससे साहसी होएगा, उससे सीखेगा नो कैसे लेना है जिंदगी में, राइट। और फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चे को बताए उम्र के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से वेटिंग थ्रेशोल्ड बच्चे का बढ़ता है, रुक जाना, ओके इसको हम अगले महीने लेंगे, हम महीने में 2 ही खिलौने खरीदते हैं, राइट। ये सारे लॉजिक्स आप बच्चे को, ये सारे रूल्स आप बेधड़क अपने फैमिली में बना सकते हैं बिना ये सोचे कि दूसरी फैमिली में क्या हो रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद किरण आपका। और इसके साथ ही पेरेंट जून के इस वर्कशॉप में उपस्थित रहे आप सभी पेरेंट्स का मैं एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूँगा। और
मैं आपको बताना चाहूँगा कि किरण तेवतिया साइकोलॉजिस्ट के साथ पेरेंट ट्यून के इस वर्कशॉप में आपने सीखा कि जब बच्चे की डिमांड बढ़ती जाए तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि आप पेरेंट ट्यून के एक्सपर्ट और डॉक्टर से एक्सपर्ट कॉर्नर में 24/7 अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट और डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब निश्चित रूप से देंगे। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। एक बार फिर से किरण, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज, एंड सारे माता-पिता को भी मेरा धन्यवाद। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे। थैंक यू।